हेलो फ्रेंड्स, आज हम जाति, धर्म और लैंगिक मसले के भाग 4 पे चर्चा करेंगे। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे जाति और राजनीतिक पर, जातिगत असमानताएं पर, भारत में जाति व्यवस्था में बदलाव पर और राजनीतिक में जाति पर। इसके अलावा हम चर्चा करेंगे जाति के अंदर राजनीति। तो चलिए शुरुआत करते हैं जाति और राजनीति। फ्रेंड्स, आपने समाज में मुख्य रूप से दो प्रकार का विभाजन देखा होगा, एक लिंग के आधार पे, दूसरा धर्म के आधार पे। पर क्या आप जानते हैं, दुनिया भर में जाति के आधार पे विभाजन सिर्फ भारतीय समाज में ही देखने को मिलता है। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं हम इसकी परिभाषा से कि जाति कहते किसे हैं। तो दोस्तों, एक जाति प्रणाली एक वर्ग संरचना है जो भारत में जन्म से ही निर्धारित होती है। अर्थात यदि आपके माता पिता गरीब हैं, तो ये माना जाता है कि आप भी गरीब हैं, क्या आप भी गरीब होंगे। और यदि आपके माता पिता बहुत अमीर हैं या अमीर हैं, तो आप भी अमीर होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए एक चीज यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो हमारे समाज में जाति है उसको विभिन्न भागों में वर्गीकृत किया जाता है। सबसे ऊपर आते हैं ब्राह्मण, फिर उसके बाद क्षत्रिय, फिर उसके बाद वैश्य, उसके बाद शूद्र और सबसे निम्न जाति में माने जाते हैं दलित। चलिए आगे बढ़ते हैं और जातिगत असमानताएं पे चर्चा को जारी रखते हैं। दोस्तों, भारतीय प्रणाली में अनुष्ठान द्वारा वंशानुगत व्यावसायिक विभाजन को मंजूरी दी गई थी। अर्थात जो ऑक्यूपेशन का डिवीजन होता है या जो वर्क का डिवीजन होता है वो हेरिडेटरी पे बेस्ड होता है। जैसे मोची का बेटा मोची ही होगा, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर ही बनेगा। दोस्तों, यहाँ पे क्या होता है कि जाति को लेकर लोग इतने ज्यादा रिजिड होते हैं कि वो जो है अपने जाति समूह के भीतर ही अपने बच्चों का विवाह करते हैं, क्योंकि उनका मान्यता है कि एक जाति के लोग की खान पान, जीवन शैली सब एक जैसी ही होती है। वो अन्य जाति में अपने बच्चों की शादी नहीं करना चाहते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम जातिगत असमानताओं की चर्चा को जारी रखते हैं। दोस्तों, जाति व्यवस्था जो है बहिष्कृत समूहों के खिलाफ भेदभाव पे आधारित होती है। अर्थात वो छुआछूत की प्रथा के अधीन होती है। अर्थात इनमें छुआछूत की भावना को बहुत ज्यादा मानते हैं। जैसे कि जो उच्च जाति के लोग हैं वो निम्न जाति के हाथों का बना खाना नहीं खाएंगे या उनके हाथों से दिया हुआ पानी नहीं पिएंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और जातिगत असमानताओं की चर्चा को जारी रखते हैं। दोस्तों, ये जो हमारे समाज में छुआछूत की भावना थी उसको खत्म करने के लिए बहुत सारे राजनीतिक नेताओं और समाज सुधारकों ने अनेक प्रयास किए। इनमें से प्रमुख हैं ज्योतिबा फुले, गांधी जी और B.R. अम्बेडकर। इन्होंने एक ऐसे समाज की स्थापना करने का प्रयास किया जिसमें जातिगत असमानताएं नदारद हो। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम अब चर्चा करेंगे भारत में जाति व्यवस्था में बदलाव पे। तो दोस्तों, यहाँ पे सवाल उठता है कि जो भारत में जो जाति व्यवस्था थी जो कि बहुत ही रिजिड थी, उसमें कैसे बदलाव आया। तो कुछ या आंशिक रूप से जो ये हमारे समाज सुधारक या जो राजनीतिक नेता थे उनके प्रयास के कारण और आंशिक रूप से अन्य सामाजिक आर्थिक परिवर्तनों के कारण आधुनिक भारत में जाति व्यवस्था में महान परिवर्तन आए।
दोस्तों, हम ये भी कह सकते हैं कि आर्थिक विकास, शहरीकरण, साक्षरता और शिक्षा के विकास के कारण भी जाति व्यवस्था में बदलाव आया। चलिए आगे बढ़ते हैं और भारत में जाति व्यवस्था में बदलाव के चर्चा पे जारी रखते हैं। अब हम बात करेंगे जाति और वर्ण व्यवस्था के स्वरूपों में बदलाव कैसे आया। तो उसका मुख्य कारण है आर्थिक विकास, शहरीकरण, साक्षरता का विकास, व्यवसायिक गतिशीलता और कमजोर जमींदारी की स्थिति। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और भारत में जाति व्यवस्था में बदलाव पे चर्चा को जारी रखते हैं। दोस्तों, भारत के संविधान में किसी भी जाति आधारित भेदभाव को प्रतिबंधित किया गया है और जाति व्यवस्था के अन्याय को उलटने की नीतियों की नींव रखी गई है। अर्थात जाति व्यवस्था के जो कमी थी उनको दूर करने के लिए अनेक उपाय किए गए हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम अपनी चर्चा को अब आगे बढ़ाएंगे और चर्चा करेंगे राजनीति में जाति पे। दोस्तों, जब पार्टियां चुनाव में उम्मीदवारों का चयन करती है तो वो मतदाताओं की जाति रचना को ध्यान में रखते हैं और विभिन्न जातियों के उम्मीदवारों को नामांकित करते हैं ताकि चुनाव जीतने के लिए आवश्यक समर्थन प्राप्त हो। जैसे अगर चुनाव जहां पे हो रहा है वहां पे ब्राह्मणों की संख्या ज्यादा है तो वो उम्मीदवार के रूप में कोई ब्राह्मण को ही खड़ा करेंगे जिसके कारण उसको भावनात्मक वोट मिल सके। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और राजनीति में जाति की चर्चा को जारी रखते हैं। जब भी सरकारें बनती हैं तो राजनीतिक दल आमतौर पे विभिन्न जाति और जनजातियों के प्रतिनिधियों के बारे में ध्यान रखते हैं ताकि वो इसमें जगह पा सके और उनकी सरकार टिकी रहे। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए राजनीति में जाति की चर्चा को जारी रखते हैं। दोस्तों, चुनाव के दौरान राजनीतिक दल और उम्मीदवार जातिगत भावनाओं को समर्थन देने की अपील करते हैं। कुछ राजनीतिक दल कुछ जातियों के पक्ष में जाने जाते हैं और उनके प्रतिनिधि के रूप में देखे जाते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और राजनीति में जाति की चर्चा को जारी रखते हैं। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार और एक व्यक्ति एक वोट के सिद्धांत ने राजनीतिक नेताओं को राजनीतिक समर्थन जुटाने और सुरक्षित करने के कार्य के लिए मजबूर कर दिया है। इससे निम्न जाति के लोगों में भी नई चेतना आई है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और राजनीति में जाति की चर्चा को जारी रखते हैं। अब हम बात करेंगे भारतीय संविधान जो है वो जातिगत पक्षपाती नहीं है, क्योंकि देश के किसी भी संसदीय क्षेत्र में एक ही जाति का स्पष्ट बहुमत नहीं देखा जाता है। इसलिए हर उम्मीदवार और पार्टी को चुनाव जीतने के लिए एक से अधिक जातियों और समुदायों का विश्वास जीतने की जरूरत पड़ती है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और राजनीति में जाति की चर्चा को जारी रखते हैं। हम बात कर रहे हैं भारतीय संविधान जातिगत पक्षपाती नहीं है, क्योंकि कोई भी पार्टी किसी जाति या समुदाय के सभी मतदाताओं का वोट नहीं जीतती। जब लोग किसी जाति विशेष को एक पार्टी का वोट बैंक कहते हैं तो इसका मतलब है कि उस जाति के ज्यादातर लोग उस पार्टी को ही वोट देंगे। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और राजनीति में जाति की चर्चा को जारी रखते हैं। हम बात कर रहे हैं भारतीय संविधान जातिगत पक्षपाती नहीं है, क्योंकि कई राजनीतिक दल एक ही जाति यदि उस जाति को किसी निर्वाचन क्षेत्र में मतदाताओं पे हावी होने के लिए माना जाता है से उम्मीदवार रख सकते हैं। कुछ मतदाताओं के पास उनकी जाति से एक से अधिक उम्मीदवार होते हैं,
जबकि कुछ मतदाताओं के पास उनकी जाति का कोई उम्मीदवार नहीं होता। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और राजनीति में जाति की चर्चा को जारी रखते हैं। हम बात कर रहे हैं भारतीय संविधान जातिगत पक्षपाती नहीं है, क्योंकि सत्तारूढ़ पार्टी और मौजूदा सांसद या विधायक अक्सर हमारे देश में चुनाव हार जाते हैं। अगर सभी जातियां और समुदाय अपनी राजनीतिक प्राथमिकताओं में जमे हुए होते तो ऐसा कभी नहीं होता। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम चर्चा करेंगे जाति के अंदर राजनीति। दोस्तों, प्रत्येक जाति समूह पड़ोसी जातियों या उपजातियों को शामिल करके बड़ा बनने की कोशिश करते हैं, जिन्हें पहले इन्हें बाहर रखा गया था। अर्थात पहले जहां एक जाति दूसरी जाति से मिलना नहीं चाहते थे, पर अब अपने जाति को बढ़ाने के लिए वो अपने से छोटे जाति या अपने के बराबर जातियों को अपने अंदर सम्मिलित करना चाहते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और जाति के अंदर राजनीति की चर्चा को जारी रखते हैं। दोस्तों, विभिन्न जाति समूह अन्य जातियों या समुदाय के साथ गठबंधन में प्रवेश करते हैं और इस प्रकार बातचीत करके एक समझौता पे पहुंचते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और जाति के अंदर राजनीति की चर्चा को जारी रखते हैं। दोस्तों, राजनीतिक क्षेत्र में नए प्रकार के जाति समूह सामने आए हैं, जैसे बैकवर्ड और फॉरवर्ड जाति समूह। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम चर्चा करते हैं कि इस वीडियो में हमने क्या-क्या सीखा। तो इस वीडियो में हमने जाति और राजनीति, जातिगत असमानताएं, भारत में जाति व्यवस्था में बदलाव, राजनीति में जाति और जाति के अंदर राजनीति पे चर्चा की। इसका रेफरेंस है राजनीतिक शास्त्र कक्षा 10 की पाठ्य पुस्तक। अगली वीडियो में हम प्रश्न उत्तर हल करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।